पहले चरण की 4 सीटों पर अगर मुझसे आप पूछिएगा तो एनडीए भारी है। चिराग पासवान जितने दिन सांसद रहे हैं सबसे ज्यादा परेशान उनको सुमित सिंह ने किया है। यानी अरुण भारती को अगर कोई हरा सकता था तो वो एनडीए का कलह था। अभय कुशवाहा आरसीपी सिंह की टीम के हिस्सा थे। आरसीपी सिंह हटने के बाद वहां से अलग हुए थे, लेकिन अभय कुशवाहा जदयू के रहे हमेशा। अशोक चौधरी ने मुझसे इसी चुनाव प्रचार के दौरान इंटरव्यू में कहा था कि हम पांडव हैं। विवेक ठाकुर आज की रणनीति का एक एमपी बनाने के लिए नहीं लाया गया है। विवेक ठाकुर को आगे चल के सरकार में मंत्री भी बनाया जाएगा केंद्र में। तेजस्वी की सभा कर देने से नहीं होगा। तेजस्वी में वो मैग्नेटिक ताकत नहीं है जो लालू यादव में है, समझिए इस बात को। नवादा में तो ऐसे भी होप नहीं था तेजस्वी यादव जीतने का। बचा कुचा जो थोड़ा वो संभावना थी लड़ाई की वो भी समाप्त कर दी गई। यहाँ से विवेक ठाकुर जीत रहे हैं और जीत ही नहीं केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। आखिरकार वो समय समाप्त हो गया जिस समय का इंतजार आप सभी दर्शकों के साथ साथ उन नेताओं को भी था जो पिछले 4-5 सालों से मेहनत कर रहे थे। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, जी हां, लोकसभा 2024 के पहले चरण का मतदान आने वाले 48 घंटे में शुरू हो जाएंगे। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा, जिसके लिए आज सभी जगहों पर यानी कि जो 4 लोकसभा सीट है उन सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार थम गए हैं। नवादा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर पहले चरण का मतदान होगा 19 तारीख को। यहाँ की परिस्थितियों को भाप रहे थे हमने। नवादा का भी पंचनामा किया है, चीड़फाड़ करके बता दिया है। नवादा के अलावा जो बाकी जो बचे 3 सीट है, जमुई, औरंगाबाद और गया, इन सीटों के साथ साथ नवादा पर एक बार फिर से चर्चा होगी कि रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी नवादा की धरती पर पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को उतारा गया था। क्या आरजेडी कमजोर हो रही है? भारतीय जनता पार्टी डैमेज कर जाएगी? चलिए एक एक करके सभी सीटों पर चीड़फाड़ करवाएंगे। पंचनामा में अपने संपादक नमन मिश्रा सर से। सर, 4 जगहों पर अब चुनाव शुरू होने वाले हैं। अगले 48 घंटे में प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। पूरा निर्वाचन आयोग तैयारी कर चुका है। एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले कैसा महसूस हो रहा है? पिछले कई सालों से आप भी सर पंचनामा कर रहे हैं, चुनाव को लेकर परिस्थितियां बता रहे हैं, क्या लग रहा है सर? 24 का चुनाव आ गया। चुनाव घंटों भर की देरी में बस चुनाव हो जाएगा। फर्स्ट फेज डन एंड डस्टेड। मिक्स्ड फीलिंग्स है इस वक्त ये नहीं कह सकता हूँ कि जो सोचा था वो नहीं हुआ। सारे राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत लगाई, एक सघन जनसंपर्क हुआ। कई सीटों पर जो अंदाजा था हमें कि टूट फाट होगा, तीसरा वेव आएगा, थर्ड फ्रंट बनने की संभावनाएं, अंतिम समय में गठबंधन नए बनना, सब हुआ है कि यही होगा। वही हुआ। लगभग इन 4 सीटों में एक गया की सीट ऐसी है जिसको लेकर अगर आप मेरे से बात कीजिएगा तो मैं कहूँगा ये सीट थोड़ी कमजोर, क्योंकि प्रत्याशी बदलने की वजह से एक बड़ा हिस्सा जदयू का वहां नाराज था। तो थोड़ा सा वहां पे मैं कह सकता हूँ कि एक अंडर करंट में थोड़ा विरोध रहा। लेकिन अब चूंकि एनडीए गठबंधन को एकजुट होकर लड़ना है तो जदयू ने भी अपनी तरफ से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जदयू ने पूरा प्रयास किया कि वो एनडीए का मजबूत हिस्सेदार बने और किसी तरीके के विरोध या अंतर्कलह को समाप्त करे। अशोक चौधरी, खुद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ये सब लगातार 24 घंटा काम किए हैं और इन लोगों ने मेक श्योर किया है कि एनडीए आगे रहे, चाहे वहां कोई प्रत्याशी किसी भी दल का रहा हो। लोजपा और जदयू में भी डिफरेंसेस के चांसेस थे, वो भी नहीं हुआ। जदयू और आरएलएम में डिफरेंसेस के चांसेस थे, वो भी नहीं हुआ। मांझी के साथ लगा था कि जदयू खेल ना करे, वो भी नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर एक जो पॉपुलर ओपिनियन था कि जदयू की वजह से गठबंधन बहुत निरस सा होगा, परिवार नहीं दिखेगा, और मोदी ने कहीं ना कहीं परिवार शब्द देकर उसे चुनाव से पहले ही मजबूत स्थिति में ला दिया। यहाँ तक याद होगा अशोक चौधरी ने मुझसे इसी चुनाव प्रचार के दौरान इंटरव्यू में कहा था कि हम पांडव हैं, हम 5 हैं, और उस पर कौन है किसको क्या कहा जाता है, महाभारत की लड़ाई में तेजस्वी यादव को सीधे कौरव बना दिया। और कहीं ना कहीं ये दिखा भी
नीतीश कुमार भाजपा की सीटों पर गए हैं, जदयू की सीटों पर नरेंद्र मोदी गए हैं, चिराग पासवान लगभग सभी सीटों पर गए हैं। ये साबित करता है कि एनडीए ने अपनी तरफ से पूरी चांसेस, पूरी संभावना, पूरी ताकत झोंकी और ये मेक श्योर किया कि वो हर जगह से जीते, हर सीट पर 100% दें। हुआ कि नहीं हुआ इसका परीक्षण एक करके हम सीटवार करते हैं। सबसे पहले नवादा से शुरू करते हैं सर, क्योंकि हम लोग नवादा में हैं, इस वक्त मौजूद हैं। एनडीए से विवेक ठाकुर प्रत्याशी हैं यहाँ पर, आरजेडी से श्रवण कुशवाहा हैं और आरजेडी से ही बागी होकर राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव भी हैं। गुंजन सिंह जो भोजपुरी के गायक हैं, उनके भी देख रहे हैं सर प्रचार प्रसार आज थमा है, काफी दिन से चर्चा हो रही थी। और जाति पर बातचीत की जाए तो यादव भूमिहार जो है चुनाव परिणाम सर यहाँ पे निर्धारित करते हैं। 30% यादव की भूमिका होती है, 30% भूमिहार की। पिछड़े 10% है, दलित 10 है और मुस्लिम 5% है। क्या लग रहा है, फाइट तो सर मजबूत है यहाँ पर? देखिए, नवादा की सीट बड़ी मजेदार सीट रही है। गिरिराज सिंह का इस सीट से इतिहास रहा है। गिरिराज सिंह को बेगूसराय भेजा गया था। इस सीट पर चंदन सिंह रहे, उनकी भी छुट्टी हो गई। इस सीट पर सूरजभान सिंह का एक लहर चला करता था। इस सीट पर राजबल्लभ का लहर चला करता था। इस सीट पर लालू यादव को सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन ये सीट भाजपा के लिए बहुत यूजफुल नहीं रही, ये हमेशा घटक दलों को जाती रही। गिरिराज सिंह के बाद से तो और मामला ये ऐसा ही रहा। रामविलास पासवान चूंकि यहाँ से खगड़िया, फिर जमुई, फिर वो पूरा समस्तीपुर, पूरा इलाका रामविलास पासवान का था, तो ये सीट उनके पास थी। अब उन चूंकि समझौता हुआ और एक सीट घटी, चिराग पासवान की, पशुपति पारस की सारी सीटें घट गई, तो नवादा की सीट से चंदन सिंह को हाथ धोना पड़ गया। बहुत हद तक इसमें उनके भाई का हाथ था। सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और अल्टीमेटम दिलाया भाजपा को, वो भारी पड़ गया। नहीं था कि तपस्या करता रहता है योगी और अंत में मेनिका सामने नाचने लगती है तो तपस्या भंग हो जाता है, बस वही हुआ। एक दिन गलती हुई, उसकी वजह से कहीं जगह नहीं मिला और अंततः लालू से मिलने के बाद, फलना ढिमका करने के बाद वापस आकर हम एनडीए की में आस्था रखते हैं, हम कहीं के राज्यपाल बनेंगे, बात खत्म। एनडीए के परिवार हैं आज भी। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और चिराग पासवान के विक्ट्री का एक बहुत बड़ा कारण यही था कि नवादा की सीट को उन्होंने छोड़ा। अब नवादा की सीट देखिए, मूलतः एनडीए के वोट बैंक के प्रो सीट है। मतलब एनडीए के कुछ कंफर्म सीट जीत जहां हो सकती है, उसमें से एक नवादा हमेशा से रही है। एनडीए के यहाँ से ढीला रखने पर भी जीत रही है और इसीलिए गिरिराज सिंह नवादा छोड़ना नहीं चाहते थे और रो कर बेगूसराय गए थे। इसीलिए चंदन सिंह अंतिम समय तक छोड़ना नहीं चाहते थे इस सीट को। इसीलिए इस सीट पर नहीं मिला टिकट, संभावना ऐसी बन रही थी, तो सूरजभान सिंह की पत्नी ने कहा नहीं लड़ेंगे चुनाव, और इसीलिए इस सीट पर बागी हुए राजबल्लभ और उनका परिवार। देखिए, सीट पर कुशवाहा जनसंख्या भी है, भूमिहार और यादव निश्चित तौर पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, इसीलिए विवेक ठाकुर को यहाँ लाया गया। विवेक ठाकुर आज की रणनीति का एक एमपी बनाने के लिए नहीं लाया गया है। विवेक ठाकुर को आगे चल के सरकार में मंत्री भी बनाया जाएगा केंद्र में, और वो जगह भरेंगे जो अश्विन चौबे, गिरिराज सिंह कभी रखा करते थे। सवर्णों को ये न लगे कि उनको छोड़कर भाजपा चल रही है। सम्राट चौधरी, हरी सहनी, इन सब के उदय के बाद सवर्ण घसक नहीं गए पीछे। ये गुड फील कराने के लिए इस सीट पर विवेक ठाकुर को आगे किया गया है। विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। भूमिहारों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अक्रॉस जाति भी उनके पिता की वजह से उनके पास वोट आएगा। गुंजन सिंह यहाँ से एक लोक गायक है, जो भोजपुरी गायक हैं, वो आ गए हैं लड़ने के लिए। चिराग पासवान की पार्टी में थे। चिराग पासवान की तरफ से टिकट नवादा से इच्छुक थे। नवादा सीट चिराग पासवान के पास नहीं आई, बागी हो गए, बागियों का चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए का वोट ही डैमेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुंजन सिंह वोट कटवा है प्योरली। वो यहाँ पर ना जीतेंगे, ना किसी को हराने की ताकत रखते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि उनके फैंस को बुरा भी लग जाए, लेकिन मैंने कभी गुंजन सिंह का कोई गाना वाना या वैसे कुछ मैं नहीं जानता हूँ बहुत उनको। मेरी उनके साथ लगता है मुलाकात भी कभी नहीं हुई है। एक बार बिहार निवास में था तो वो अपने लोगों के साथ नीचे बैठे हुए थे, मतलब टिकटार्थी के तौर पर दिल्ली सर्कल में घूम रहे थे। चिराग पासवान के पास, हाँ, वो घूम रहे थे। कई जो लोग हमने देखा कि दावा कर रहे थे 100% टिकट मुझे मिल रहा है, मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, और फिर एक बार डिप्रेस हो गए। और जो फैसला उन्होंने लिया है अगेंस्ट चुनाव लड़ने का एनडीए के, चिराग पासवान इसे बहुत अच्छे से नहीं लेंगे, तो आगे चल के चिराग पासवान के साथ भी उनकी संभावनाएं लगभग समाप्ति सी हो जाती है चुनाव लड़ने द्वारा। तो आत्मघाती कदम है गुंजन सिंह का।
कुछ डैमेज जरूर भूमिहारों का वोट कर देंगे, कुछ अपने लेवल पर, कुछ पर्सनल चेहरे पर वोट ले लेंगे, लेकिन ही विल नॉट बी अ फैक्टर इन द नवादा सिलेक्शन। अब रही बात यहाँ के मुख्य लड़ाई में, जो माना जा रहा है कि लालू यादव का आशीर्वाद है, तेजस्वी का आशीर्वाद है, तो श्रवण कुशवाहा एक बहुत बड़ी ताकत यहाँ है। बालू के कारोबारी रहे हैं, आरोप लगता है उन पर, अंडा कारोबारी हैं, ये कहते हैं तेजस्वी यादव। बहुत तरह का भ्रम है उनको लेकर यहाँ फैलाया गया है सच या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन भ्रम उनको लेकर बहुत फैलाया गया है। ये भी भ्रम फैलाया जाता है कि इस जगह पर, आप सुन रहे थे गाड़ी में हमारे साथ एक व्यक्ति बैठे हुए थे, लोकल, जो लिफ्ट मांगे थे और बोलते हमको आगे छोड़ दीजिएगा, हमें भी रास्ता नहीं आता, हम गांव में फंस गए थे, गाड़ी खराब हो गई थी, हमने उन्हें बिठा लिया। तो हमने उनसे जानने की कोशिश की, यादव समाज के थे, उनकी नाराजगी लालू यादव से कितनी थी, तेजस्वी को कितना कुछ भला बुरा बोल रहे थे वो, कि उनका माँ उनकी बहन लड़ेगी चुनाव, उनकी माँ जाएंगी राज्यसभा विधानसभा, उनके पिताजी में चुनाव लड़ेंगे, उनके पिताजी का इलाज होगा, साहबुद्दीन का इलाज नहीं होगा है, उनके पिताजी को, उनके भाई को हमेशा विधानसभा लोकसभा में सब जगह मिलेगा, और यहाँ राजवल्लभ जी जेल चले गए, पार्टी के इतने बड़े सिपाही थे, उनके पत्नी को नहीं मिलेगा, उनके बने भाई को नहीं मिलेगा, तो कौन किसको मिलेगा, कौन लड़ने लायक है यहाँ पे। हमने कहा श्रवण कुशवाहा, तो उन्होंने कहा कि अरे उसको तो पचन में नहीं करता है कोई, उनका यही कहना था। और उन्होंने कहा कि कोई लड़ाई ही नहीं है यहाँ, आरजेडी मतलब राजवल्लभ, यहाँ राबड़ी देवी मतलब बीवा देवी, यहाँ लालू यादव मतलब राजवल्लभ यादव। तो इस सीट पर लड़ाई में श्रवण कुशवाहा नहीं है, और उन्होंने कहा कि विनोद यादव को हम लोग वोट करेंगे, मतलब ये उनका वर्जन था। फिर हम कई गाँव में गए, हमने कई जगहों पर विरोध भी देखा विनोद यादव का, कि भाई एमएलसी बन गए उनके भतीजे, तो उन्होंने हर गांव में चापाकल डलवाया, लेकिन एक यादव टोली छूट गया, भूमिहार को भी चापाकल दिए, लेकिन एक यादव टोली छूट गया, तो उस यादव टोली में उनका विरोध हो रहा था। फिर हमने देखा कि लगभग कई हम यादव और कुशवाहा गांव में गए, हम देखा कि कुशवाहा गांव में तो कुशवाहा थोड़ा बहुत नाम ले रहे हैं श्रवण कुशवाहा का, लेकिन मोदी का भी नाम ले रहे हैं, तो ये श्रवण कुशवाहा के लिए घातक है। अब एक और बात उन्होंने गाड़ी में कही कि यहाँ यादव की लड़ाई भूमिहार से नहीं है, यादव भूमिहार में लड़ाई सब लोग कहता है, नवादा में ना है, नवादा में हमनी की लड़ाई कुशवाहा से है, कुशवाहा टिकट ले कहो हमनी से, हमनी के उका से लड़बई, ये बोल रहे थे वो, याद ही होगा आपको। और वो कह रहे थे कि हम लोग कुशवाहा को यहाँ देखना नहीं चाहते हैं, मतलब अब ठीक है जातीय संघर्ष तो यहाँ है ना, और राजवल्लभ का गढ़ रहा है, तो कुशवाहा चाहता है कि हम यहाँ से छीन लें, और लालू जी ने हमसे धोखा किया है, उनको टिकट नहीं देकर विनोद यादव को। तो विनोद यादव आरजेडी का वोट एक मुश्त अपने तरफ उठा रहे हैं, भ्रम में मत रहिए। तेजस्वी की सभा कर देने से नहीं होगा, तेजस्वी में वो मैग्नेटिक ताकत नहीं है जो लालू यादव में है, समझिए इस बात को। संघर्ष जिस तरीके से चिराग पासवान ने किया वो अपने पिता से आगे जा चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी अपने पिता के घुटना के ऊपर नहीं उठे हैं, अभी वो घुटने तक ही है लालू यादव के, उससे ऊपर उठना होगा उनको, और वो संघर्ष का ही रास्ता है। तेजस्वी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, रोजगार को लेकर जो उनका डेडिकेशन दिखता है वो बहुत शानदार है। सदन में अंतिम दिन उन्होंने भाषण जो दिया और जो राजनीतिक सूचना का परिचय दिया वो बहुत शानदार था, लेकिन पिछले 2 साल से जब सत्ता में थे तो अब काहे नहीं बुझा रहा था कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं आपके साथ। आग के सामने कत्लेआम हो रहा था, मंत्रियों का कुछ नहीं बोल रहे थे, आग के सामने नीतीश कुमार खेल कर रहे थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ये आपकी राजनीतिक परिपक्वता दिखाता है, ये आपका सत्ता के प्रति लोभ दिखाता है। और हमारे ऐसे विश्लेषक ये चीजें जब पकड़ लेते हैं ना तब पकड़ले रहते हैं, अनलेस कि मुझे कोई नया नहीं दिख जाए। चिराग पासवान को हमने कितना क्रिटिसाइज किया, चिराग पासवान ने बहुत बदला अपने आप को, और अब डिप्लोमेटिक फैसले लेने लगे हैं, इसलिए कभी कभी सुन लेते हैं चिराग पासवान की बड़ाई। तो हमको क्या लेना देना है चिराग पासवान से, तेजस्वी यादव से? हमारा थोड़े घर चला रहा है, जिसका चला रहा है वो बड़ाई करे बुराई करे, हम लोग का थोड़े कोई चला रहा है, हमारा कोई तो मेरे मित्र बनल है। सच्चाई यही है कि इस सीट पर तेजस्वी यादव के फैसले और उनके सलाहकारों ने भाड़ दिया। नवादा में तो ऐसे भी होप नहीं था तेजस्वी यादव जीतने का, बचा कुचा जो थोड़ा वो संभावना होती लड़ाई की वो भी समाप्त कर दी गई। यहाँ से विवेक ठाकुर जीत रहे हैं और जीत ही नहीं केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। 19 तारीख को चुनाव हो जाएगा और उसका फैसला अभी आपको पता ही कब आना है, वो सब हम देखेंगे। हम लगातार समय के साथ इन सीटों का भी बीच बीच में नाम लेते रहेंगे, लेकिन फॉर मी 48 घंटे में इस क्षेत्र की जो जनता फैसला लेने वाली है वो यही है, दे गोइंग विथ एनडीए।
एनडीए के साथ। इसमें फायदा ये पहुंचा रहा है कि विनोद यादव आरजेडी का सारा वोट खींच ले रहे हैं, तो श्रवण कुशवाहा को कौन वोट करेगा, हम ही जानना चाह रहे हैं। कुशवाहा करेंगे तो सम्राट चौधरी के क्या करेंगे? सम्राट चौधरी जो आके यहाँ से बोल के गए उनका करेंगे, योगी आदित्यनाथ उतरे तो उनका क्या होगा? समझिए चीजों को। भाजपा ने अपने आप को बहुत अब बिहार की राजनीति में घुला मिला लिया है। इतना आसान नहीं है 15 की तरह भाजपा को काट के फेंक देना। अब सर नवादा के बाद आते हैं, सुरक्षित सीट है गया लोकसभा, जहां जीतन राम मांझी कढ़ाई छाप उनका चुनाव चिन्ह भी है। तो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में कुमार सर्वजीत हैं आरजेडी की तरफ से, जो पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं और बौद्ध गया से आरजेडी के विधायक हैं। मांझी यहां पर 2.5 लाख हैं, पासवान धोबी पासी लगभग 1 से 1.5 लाख, मुस्लिम 2 लाख के करीब है, राजपूत भूमिहार भी लगभग 2.5 लाख के करीब है, यादव और वैश्य की संख्या मिलाकर के अगर देखा जाए सर तो 1 लाख के करीब में है। इस क्षेत्र में बड़ा मजेदार है। गया क्षेत्र में चिराग पासवान ने अपने सेनापति को उतार दिया है। चिराग पासवान की पूरी टीम उतरी हुई है गया में। मांझी जी को फर्स्ट डे से चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं, उनके नॉमिनेशन से लेके यहाँ तक में। और मैंने देखा कि जो चिराग पासवान के लोग हैं उनमें से कई लोग टिकट के इच्छुक भी थे। चितरंजन कुमार चिंटू जहानाबाद से नहीं मिला तो वो लग गए आंख मूंद कर, क्योंकि वजीरगंज विधानसभा उनका घर पड़ता है, तो वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक कर दी। और यहाँ समझिए यहाँ निर्णायक रोल हो जाएगा पासवान समाज का। देखिए जो एनडीए का वोटर है, आप जो बोले राजपूत भूमिहार ब्राह्मण, वो सब एनडीए को ही करेगा। और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कढ़ाई नहीं देख रहे हैं, हम कमल देख रहे हैं। तो ये मतलब मांझी को नहीं मोदी को देख रहे हैं। और जो निर्णायक वोट हो जाएगा पिछड़ों का, क्योंकि सर्वजीत जो है वो पासवान समाज से आते हैं, वो दलित समाज से आते हैं, तो उनको वो पासवान अगर देख के वोट कर देगा तब समझ ना क्या खेल होगा। मांझी लड़खड़ा जाएंगे। तो अति पिछड़ा और दलित का वोट जो है वो चिराग पासवान ही वहां ट्रांसफर करा सकते हैं। मांझी जी का उतना, मांझी जाति के बियॉन्ड उनका बहुत बड़ा रीच नहीं है वोट का, आप जानते हैं अच्छे से। ये बात बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसीलिए चिराग पासवान बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसीलिए चिराग पासवान ने वहां चितरंजन कुमार चिंटू को उतार दिया है और वो लगातार जनसंपर्क करके पासवान टोलों में, पासवान समाज में जाकर पासवान का वोट 100% गिराने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका हमने इंटरव्यू भी लिया था पकड़ तरंगे हाथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गया कमजोर सीट है एनडीए के लिए, लेकिन एनडीए इतना एकजुट है इस वक्त, कलह इतना आसानी से मैनेज कर रहा है कि ये गया सीट भी निकाल लेंगे। मतलब जीतन राम मांझी का हमने देखा सर, काफी वीडियो भी उनका वायरल हो रहा था विरोध होने का। तो मुझे लगता है कि मोदी मैजिक की वजह से शायद उनकी कढ़ाई जो है वो तैर के पार कर जाएगी कमल के। देखिए आप एक बात और इस तरह से समझिए, मांझी जी को 1 ही सीट मिली, उपेंद्र कुशवाहा को 1 ही सीट मिली। मैंने आपको ये भी कहा था कि 1 सीट नहीं भी मिलेगा तो यहीं रहेंगे। मैं तीनों का नाम लिया था कि मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस, इनको 1 भी सीट नहीं मिलेगा तो अब भी ये रहेंगे यहीं, क्योंकि मोदी है तो इनके भी जीत की गारंटी है। राम लहर फलना ढिमका, ये अधूरा राम मंदिर क्यों था? क्योंकि आज बहुत का उसका हिस्सा पूरा करना था चुनाव के दिन। इस रणनीति से कैसे लड़िएगा? आज वोटर्स ने सुबह सुबह क्या देखा? राम लला का सूर्य तिलक। अब आप वोटवा देने जाइएगा तो याद नहीं रहेगा आपको। आज जो खिलाफ बोला है राम जी को वो याद नहीं रहेगा आपको। शिक्षा मंत्री बिहार के याद नहीं रहेंगे आपको। कौन शिक्षा मंत्री था, किसने बनाया था, कितना दिन तक बने रहे? और जब अपनी कुर्सी की बात आई तो कैसे शिक्षा मंत्री को ट्रक के नीचे फेंक दिया लालू जी, अपने बेटा का बारी आया तो कौन भुलाएगा इस चीज को? अरे पाए कीजिए, कितनों पाए कीजिए। अगर स्ट्रेटजी आपकी सही नहीं है तो आपका नेता नहीं जीतेगा, आपका नेता सत्ता में नहीं आएगा। और करिए संघर्ष। बिहार में एक बहुत मजबूत विपक्ष की जरूरत है और वो तेजस्वी यादव ही पूरा कर सकते हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 25 की बात कर रहा हूं। और उन्हें उसकी तैयारी के लिए उनके सलाहकार तैयार कर रहे हैं कि विपक्ष में एक मजबूत रोल वो तय करेंगे। आई हमारे वीडियो सेव करके रख लिया, आप 25 में भी देखिए वीडियो। जे बात देखो ते बात छाती बस आप लोग तो सरकार बदल ही हो सकता है सर। ना सरकार बदलने की जरूरत नहीं है। जब गोल ही आपका विपक्ष का नेता बनना है और गोल आपका, सोनू एगो लड़का वायरल होता है उसका याद नहीं है कि आपका क्या आपका गोल है? तो हमको बिहार को देश को नंबर 2 पे ले जाना है, नंबर 1 पे क्यों नहीं लाया? क्योंकि मेरा गोल वो नहीं है।
यही सलाहकार तेजस्वी यादव के हैं कि वो नंबर 2 पर ले आना चाहते हैं, दुइये की लड़ाई में दूसरा नंबर पे लाना चाहते हैं तेजस्वी यादव को। तो अब जब सलाहकार ही चाहते हैं कि 2 नंबर पर ले जाना, तो आप हम कैसे 1 नंबर पर ले आ सकते हैं? अब बार बार सलाहकार हुआ कि कहे इतना रगड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सच्चाई है कि जो चाणक्य बैठा हुआ है वही वो राजा से करवाएगा। किंग इज नॉट इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, किंग मेकर्स आर इम्पोर्टेंट। लालू यादव किंग मेकर थे, उन्होंने ढेला रखकर बिहार की राजनीति चलाई है, समझिए। और उनके पुत्र को सलाह देने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आ जा रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड दोपहर में जब चर्चा हो रही थी तो आप एक बात कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव किसी क्षेत्र में गए थे, चुनाव से 48 घंटे पहले उन्होंने मूवमेंट बदल दिया वहां का। बिल्कुल, सिकंदरा की बात है, विधानसभा चुनाव था, सिकंदरा में बंटी चौधरी का हालत पतला भइल था और गए अंतिम समय में कार्यक्रम लगा लालू यादव का। लालू यादव ने एक बात कही और सारे यादवों ने वोट कर दिया आंख मूंद कर बंटी चौधरी को, और बंटी चौधरी जीत गए। हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। तेजस्वी यादव में वो ताकत नहीं है क्या? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव में वो ताकत है निश्चित तौर पर। देखिए कहने का मतलब कि हीरा कहीं पड़ा हुआ है खदान में, कोई देखने वाला नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको जो पॉलिश करता है उस हीरे को, वो इम्पोर्टेंट है। अरे चिराग पासवान आज कैसे बने, कितना बदलाव आया, और जिस ग्राफ से चिराग आगे बढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव का जो ग्राफ है, दोनों में बहुत अंतर है। ग्राह्य शक्ति चिराग की बहुत तगड़ी हो गई है, वो राजनीति को बहुत नब्ज पकड़ रहे हैं, वो मोदी के साथ नेगोशिएट कर ले रहे हैं, अमित शाह से 5 सीट ले रहे हैं, और आप यहीं बैठ के कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। आप जब अपने ही सहयोगी से लड़िएगा तो आप मजबूत कैसे होइएगा महाराज? क्या बात कर रहे हैं? इतनी हल्की राजनीति आपको समझ में नहीं आ रही है, या कोई मजबूरी है? जैसे मजबूरी था सरकार में रहने के लिए नीतीश कुमार को सुनना, नीतीश कुमार की भाषण सुनना, नीतीश कुमार का बदतमीजी सुनना, नीतीश कुमार द्वारा बोले गए बातें सहना, फोटो हटा देने पे सह लेना, अपमान करने पर सह लेना, ये मजबूरी था क्योंकि कुर्सियां था आपके पास, यही ना सब जय जय था। तो अभी आज भी कोई मजबूरी होगी आपकी? कहीं केजरीवाल को जेल में ठेल दे, यही ना? मैं खुल के बोल रहा हूँ इन बातों को। देखिए छोड़िए, पढ़ना नहीं है। इस सीट पर गया की बात हम कर रहे थे, गया सीट पर मांझी फंसे हुए थे, चिराग पासवान आए और नहीं होता कि डूबते को तिनका का सहारा दे दिया, इससे उनको फायदा हुआ। मोदी जी ने भी जमकर वोट मांगा है और भाजपा भी अपनी पूरी ताकत लगाई है मांझी जी के लिए। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो गया है, और मुझे तो ये भी सीट, मतलब मुझे कहिए तो मैं 60% एनडीए के पक्ष में कर रहा हूँ, 40% में कर रहा हूँ महागठबंधन। महागठबंधन बहुत कमजोर नहीं है। चलिए अब सर गया के बाद आ जाते हैं जमुई में, जो चिराग पासवान के जीजा यहाँ पर हैं, अरुण भारती, अर्चना रविदास महागठबंधन से हैं। आरक्षित सीट है ये, 3 लाख के करीब यादवों की संख्या है, मुस्लिम भी तकरीबन 1.5 लाख के करीब हैं। विधानसभा में अगर बातचीत की जाए तो चकाई, सिकंदरा, झाझा, तारापुर, शेखपुरा, एक तरीके से कहें तो सर एनडीए गठबंधन का विधानसभा में भी दबदबा है। तो मतलब क्या लग रहा है, आसानी से दबदबा तो है, लेकिन रिजर्व सीट है, और सुमित सिंह को इस बात का टीस है, नरेंद्र सिंह के पुत्र को, कि वो यहाँ से सांसद नहीं बन सकते हैं। तो वो चिराग पासवान से उनका टर्फ वॉर चलता था। चिराग पासवान जितने दिन सांसद रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशान उनको सुमित सिंह ने किया है, और चकाई के विधायक भी हैं, और चिराग पासवान इससे बड़े परेशान हुआ करते थे। श्रेयसी सिंह इनके साथ रहती थी, श्रेयसी सिंह भी यहाँ से सांसद नहीं बन सकती हैं, उसका भी उनको मलाल रहता है। तो एक तरफ जदयू, एक तरफ भाजपा, बीच में लोजपा, समझ रहे ना जी। और 2 आदमी खा नहीं सकता, रसगुल्ला डायबिटीज है, और तीसरा रसगुल्ला खा रहा है गपागप, तो दुख तो लगवे ना करेगा। 1 किलो रसगुल्ला कहा ला रहे, तो वो उसी में ले आ देता जिसमें चीनी नहीं था, मिठाई हम लोग भी खा लेते हैं। ये लड़ाई समस्तीपुर में अपनी अशोक चौधरी की बेटी को टिकट देकर उन्होंने मैनेज कर लिया, और नीतीश कुमार के सामने जाकर उन्होंने उनके अभिवादन को स्वीकार किया, उन्हें अभिवादन किया, और आगे एनडीए को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से चिराग पासवान ने हाथ बढ़ाया, ये साबित करता है कि चिराग पासवान डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, और उन्होंने एक सीट देकर एक सीट जिता ली, और एक सीट पर जो उनको हराने वाला फैक्टर था उसे समाप्त भी कर दिया। यानी अरुण भारती को अगर कोई हरा सकता था तो वो एनडीए का कलह था, जदयू का विरोध था, वहां पर लोकल विरोध। अशोक चौधरी का भी उस क्षेत्र में बहुत इंटरफेरेंस है। आप जानते हैं कि खूब चर्चा होनी थी कि जाना आपकी चिराग पासवान जमुई, आपकी जदयू हराएगा, भाजपा हराएगा, ये चाहे, लेकिन वहां से उन्होंने अपने जीजा को जैसे ही उतारा, 2 बात समझ लीजिए। एक, इस क्षेत्र में मुस्लिम और यादव की संख्या मिलाकर ही लगभग 5 लाख के आसपास है, 5 लाख के आसपास वोट है, 5 ज्यादा ही होगा।
इसमें रविदास जाति को जोड़ दीजिएगा तो जीत एक तरफा हो जाती है। लेकिन एनडीए जब आता है यहाँ तो केवल यादव में तोड़फोड़ नहीं होता है, बल्कि इस क्षेत्र के दलित और सवर्णों का कम संपूर्ण वोट, राजपूतों की बड़ी जनसंख्या है, उसका वोट, श्रेयसी सिंह यहीं से है, सुमित सिंह यहीं से, नरेंद्र सिंह का ये क्षेत्र रहा है, पूरा वोट एक मुश्त उठता है और चला जाता है एनडीए में। तो पॉपुलर ओपिनियन ये है कि इस क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं जो चिराग पासवान के जीजा है अरुण भारती। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस क्षेत्र में महागठबंधन के पक्ष में एक चीज जा सकती थी जो बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक हुआ। जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उस दिन अर्चना रविदास अकेले थी, आरजेडी और महागठबंधन के कोई नेता नहीं थे वहां। और उसी वक्त आप जब अरुण भारती के गए नॉमिनेशन तो क्या था स्थिति, सारे बिहार के मंत्री, सारे डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री, खुद चिराग पासवान, पांचों पांडव जो कहे जा रहे हैं आजकल, वो सभी पहुंचे थे। ये साबित करता है कि एनडीए मजबूती से जनता के बीच गया है इस सीट पर भी। और एक बड़ा वोट बैंक जो यहाँ पान समाज का था, उसके तो नेता महागठबंधन के दिल्ली में अपने टिकट के लिए बैठे हुए हैं मजबूरी में। उनके पास इतना बड़ा वोट है। चिराग पासवान को सबसे ज्यादा परेशान किया किसने, आईपी गुप्ता ने। और वो आईपी गुप्ता समस्तीपुर से अपने टिकट के लिए दिल्ली बैठे हुए हैं। भाजपा उनको राजनीति दौड़ा रही है, उनको कांग्रेस दौड़ा रही है, लगातार दौड़ा रही है। तो मतलब वो जो वोट बैंक था पान समाज का, ताती तत्वा का, वो तो नहीं ना मिला, उसको तो मैसेज नहीं ना गया डायरेक्ट। अगर आजकल में आएंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन आईपी गुप्ता नहीं थे यहाँ चुनाव में, जो कि बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था लालू यादव और तेजस्वी यादव तरफ से। ये कॉस्ट मत कर जाए उनको। मतलब वो समाज जो था, अगर चाहते दलित चेहरा को दिया टिकट, रविदास चेहरे को टिकट दिया, यादव उनके पति हैं। अगर इनको यादव तो वोट कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको दलित ही वोट नहीं करेगा तो जीतेंगे कहां से ये पेच फंस रहा है। मेरी तरफ से आप मानिएगा तो मुझे लगता है कि अरुण भारती आराम से जीत रहे हैं। जितना अंतिम समय में मुश्किल में वो आए थे, उससे ज्यादा खुश होके वो गए हैं इस चुनाव के बाद। तो ये जमुई की सीट पर मुझे लग रहा है कि एनडीए गठबंधन जीत जाएगा, आसान जीत उनकी हो जाएगी। मतलब थोड़ा आंकड़ा कम रहेगा जीत हार का, लेकिन वो जीत जाएंगे। अब सर आते हैं औरंगाबाद की सीट, चित्तौड़गढ़ बिहार में कहा जाता है। हमने सुना सर चित्तौड़गढ़ का जब नाम आता है तो प्रत्याशी नाराज भी हो जाते हैं। राजपूतों का बड़ा दबदबा है यहाँ पर। यहाँ से सुशील सिंह है एनडीए के और अभय कुशवाहा आरजेडी के। राजपूत वोट बैंक निर्णायक वोट बैंक होता है। क्या यहाँ पर सुशील सिंह जीतेंगे? हमने सुना उनके नाम पर भी लोगों की नाराजगी है एनडीए के तरफ से। तो क्या ये जो अभय कुशवाहा है आरजेडी के, जो जदयू छोड़ के आए हैं, जीतेंगे? अभय कुशवाहा बहुत कमजोर सिलेक्शन था। फर्स्ट राउंड में बड़ा झटके पे इनका फैसला हो गया। मुझे खबर मिली कि कुछ एनडीए के लोगों ने ही इनकी पैरवी लालू यादव से की थी कि इनको टिकट दे दिया जाए। ये जदयू में थे, आपको याद होगा। ये भी डांस करने वाले का खूब वीडियो वायरल हुआ है। और अभय कुशवाहा आरसीपी सिंह की टीम का हिस्सा थे। आरसीपी सिंह हटने के बाद वहां से अलग हुए थे, लेकिन अभय कुशवाहा जदयू के रहे हमेशा। युवा के साथ अध्यक्ष भी मुझे लगता है रहे थे कभी। और इनको औरंगाबाद से टिकट देकर जो एक बड़े जातीय समीकरण है उसको डायरेक्ट चुनौती दे दी है आरजेडी ने। क्यों? क्योंकि निखिल कुमार इसी सीट के प्रत्याशी थे। निखिल कुमार कांग्रेस में कितना बड़ा कद है आप अच्छे से जानते हैं। निखिल कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उन्हें चुप कराया। इस सीट पर नामांकन भी फट से हो गया, प्रत्याशी मैंने स्पष्ट कर दिया, बिना पूछे कांग्रेस से ही सब कुछ हुआ था। तो उसका खामियाजा तो कांग्रेस के नेता वहां से दिलाएंगे आरजेडी को। लेकिन इस सीट पर सुशील सिंह की स्थिति ठीक नहीं है। पूरे बिहार में अगर कोई सीट बोलिएगा कि जो लग रहा है फर्स्ट चरण में या सेकंड चरण तक भी जो एकदम कमजोर है एनडीए, वो है जदयू की ये सीट औरंगाबाद। औरंगाबाद सीट पर जदयू के जो सांसद है ये सुशील सिंह, ये बहुत मिलते जुलते भी नहीं रहे अपनी पार्टी के लोगों से। मीटिंग्स में भी कम गए हैं, बीच में खबर थी कि जो तो भागेंगे। और अंततः ये आए जहां लड़ने के लिए चुनाव, तो आपने देखा ही क्या हुआ। अभय कुशवाहा वैसे तो बहुत कमजोर प्रत्याशी हैं इनके समक्ष, लेकिन जो जातीय समीकरण वहां पर है वो उनको मजबूत बनाता है। जो राजपूत का वोट है उसके अलावा एक बड़ा वोट बैंक लालू यादव का वहां है। जातीय समीकरण बहुत उनके पक्ष में है। कुशवाहा समाज भी अच्छे खासे निर्णायक भूमिका में है। तो ये वोट अगर उस तरफ चला जाता है तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। औरंगाबाद उन सीटों में से है जहां याद होगा
राहुल गांधी आए थे, प्रचार किए थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। जी, इस सीट के लिए भी कांग्रेस और राजद में तानातानी मच गया था। निखिल कुमार शुरुआत यहीं से हो गया। पूर्व राज्यपाल, जी। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, इतने बड़े नेता के पुत्र कांग्रेस के, और उनको वहां से टिकट नहीं मिला। तो कांग्रेस अगर खेल कर दे तो सुशील सिंह जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का खेल कितना होगा वो तो आप भी जानते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि आप इस सीट पर मुझसे पूछिएगा तो मुझे लगता है एनडीए ही कमजोर है। हालांकि फिर भी मैं बोल दूं प्रत्याशी बहुत कमजोर दिया गया है, लेकिन फिर भी लड़ाई बहुत बराबर की है। मैंने मुश्किलें से सुशील सिंह जीत जाएंगे। ज्यादा चांसेस है कि अभय कुशवाहा को पत्थर पे नहीं बोलता कि दुख खेलना, वो हो जाए, उनको मिल जाए, आए झटके पे जीत के चल जाए। लेकिन यही चीज कांग्रेस भी देख रही है कि अगर जीत जाएंगे तो आगे चल के निखिल कुमार का संभावना ही समाप्त हो जाएगा 5-10 साल के लिए। ये सभी समझिएगा। तो इस सीट पर अगर परसेंटेज वाइज मुझसे पूछिएगा तो 60% अभय कुशवाहा के फेवर में मैं कहूंगा, 40% है सुशील कुमार के। लेकिन मोदी लहर, अगर वो मोदी मैजिक, मोदी गारंटी काम कर जाती है, चेहरा अगर देख लेगा लोग केंद्र में, तो फिर तो तिनका बराबर भी कोई टिकने वाला नहीं है सामने। योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करके निकल चुके हैं। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी उस जातीय समीकरण को पकड़ते हैं, तो इसलिए उनको वहां भेजा गया। लेकिन फर्स्ट चरण में आप मुझसे कहिएगा तो मैं 3-1, बहुत बुरा चुनाव होगा एनडीए का पहला चरण का, तो 3-1 होगा। मतलब एक सीट कमजोर जो आप गया की कह रहे थे, गया या औरंगाबाद। और अगर आप मुझसे पूछिएगा कि अगर अच्छा चुनाव हुआ एनडीए का तो क्या होगा, तो 7-0 होगा। 4-0 में कोई गुंजाइश नहीं, 4-0 होगा। बहुत बढ़िया चुनाव होगा अगर महागठबंधन का, तो 3-1 आएगा रिजल्ट। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प है सर कि वोट प्रतिशत कितना होता है, उस दिन शाम तक सारा कुछ पता चलेगा। हमारी कमेंट्री जारी रहेगा, हम लगातार रहेंगे। चलिए देखिए, तो 4 लोकसभा सीटों पर पंचनामा के माध्यम से हमारे डॉक्टर साहब ने चीरफाड़ करके बता दिया है कि क्या रिजल्ट बनेगा। 3-1 का रेशियो तब कहा जा रहा है जब परिस्थितियां बदलेंगी। अगर बहुत अच्छा चुनाव एनडीए के पक्ष में चला गया तो चारों के चारों सीट जीतेंगे। गया की सीट, औरंगाबाद की सीट पर थोड़ा सा अंतर कहीं ना कहीं दिख रहा है प्रत्याशी के नाम पर। लेकिन अगर मोदी लहर चला, मोदी मैजिक चला, मोदी की गारंटी काम आ गई, तो समझिए चारों सीट मोदी के पास पहुंच गया है। फिलहाल पंचनामा में इतना ही, लेकिन हाँ, चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी और चीड़-फाड़ भी हम निरंतर करते रहेंगे। एक अंतिम बात यह है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। किस पर करेंगे ये आपका फैसला है, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चीड़-फाड़ देखने के लिए।